हे गाइस, आई एम अंशुल। आपने जैसे कि देखा पिछले लेक्चर के अंदर कि हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। इस लेक्चर के अंदर फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। फ्रेंड्स, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में देखा कि एनर्जी जब ट्रांसमिट होती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सो फ्रेंड्स, जब वो ट्रांसमिट होती है तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनका स्ट्रक्चर देखा, और स्ट्रक्चर के साथ में उसके साथ में कुछ टर्मिनोलॉजीज थे, उन पे हम वो भी हमने देखी। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। फ्रेंड्स, बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ था तो उसके बाद में जो बोर मॉडल जब आया उससे पहले एक थ्योरी आई थी विद दिस नेम। एंड इस थ्योरी ने कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया, मतलब कुछ ऐसा ये थ्योरी कुछ इस तरीके से थी कि जो बोर का मॉडल है इट इज़ 90% सक्सेसफुल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी, दो आफ्टरवर्ड्स देयर वर सम फेलियर्स, बट पहले जो उसका सक्सेस था उसका कारण प्लैंक ही थे। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी जो थी यही जो इसका मेन पार्ट थी बोर्स एटॉमिक मॉडल की। Because without this theory, Bohr's model could not have been even acceptable at that time. So Bohr ने ये मॉडल जो है इसको ये थ्योरी को यूज़ करके he gave us मॉडल। सो हम देखते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या चीज़ थी। फ्रेंड्स, मैंने कुछ एग्जांपल लिए। अब मैं उससे पहले आपको एक बार इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, जो बुकिश डेफिनेशन है सॉर्ट ऑफ। वो है कि एनर्जी कैन नॉट बी अब्जॉर्ब्ड और रिलीज कंटिन्यूसली, but it can be emitted or released in the form of small packets called quanta. In case of light, this is called photon. Friends, ये तो थी हमारे बुकिश डेफिनेशन। इसका मीनिंग क्या है हम लोग वर्ड बाय वर्ड या थोड़ा पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी अब्जॉर्ब्ड और रिलीज कंटिन्यूसली। अब फ्रेंड्स, पहले माना जाता था कि जब हम लोग एनर्जी को देख रहे हैं यानी सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबसे पहले तो हम लोग लाइट एनर्जी की बात करते हैं। सो जब हम लाइट एनर्जी को देखते हैं, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट है इसलिए मैं ऊपर देख रहा हूँ। जब हम लोग लाइट एनर्जी देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कंटिन्यूसली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड एंड इट इज कमिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यूसली आ रही है, बट इन द रियल लाइफ जब एटॉमिक लेवल पे बात होती है तो उस टाइम पे प्लैंक ने बताया कि ऐसा नहीं है, ये कम्प्लीटली मतलब गलत है ऐसा कहना। जो एनर्जी होती है वो इन स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। स्मॉल पैकेट जो है उनका नाम क्वांटा दे दिया गया, वेरी सिंपल। और क्वांटा वर्ड जैसे कि आपने सुना है उसी से आता है हमारा क्वांटम वर्ड। ये क्वांटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वांटा इज बेसिकली स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जब हम लोग इन केस ऑफ लाइट बात करते हैं तो इट इज फोटॉन, ये हम सबको पता है। जब हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटा की तो इट इज स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, और प्लैंक ने यही बताया था कि जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं ट्रांसमिट होती है, बेसिकली इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। एक फोटोन, दो फोटोन, ऐसे करके कुछ फोटॉन्स हैं, मतलब दो चार फोटॉन्स तो नहीं है, देयर आर मिलियंस ऑफ फोटॉन्स, बट कुछ फोटॉन यानी दीज आर पैकेट्स ऑफ एनर्जीज। ये पैकेट्स हैं, इनके अंदर कुछ एनर्जी है जो कि ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर। सिंपल गाइस, सो यही इस का क्रक्स है। अब हम लोग इससे एक और चीज़ जो है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको दो एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे ये थ्योरी समझ जाती है, एंड इट इज़ वेरी सिंपल फ्रेंड्स। दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। स्टेयर एग्जांपल। सबसे पहले फ्रेंड्स, जब मतलब प्लैंक क्वांटम थ्योरी से थोड़ा सा हम लोग आगे अगर बढ़े तो हम क्या देख सकते हैं कि आप जब इमेजिन करें, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम लोग एक सीढ़ी चढ़ते हैं या फिर दो सीढ़ी चढ़ते हैं या फिर सम नंबर ऑफ स्टेयर्स, मतलब 4 सीढ़ी या फिर 4 स्टेयर्स। लेकिन क्या कभी हम लोग 2.5 या फिर 3.5 स्टेप्स मतलब वॉक करते हैं, मतलब स्टेयर्स पर? ऐसा नहीं होता है। 3.5 कोई सीढ़ी हम लोग नहीं चढ़ते, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग हाफ वे थोड़ी ना यहाँ पे पैर रख सकते हैं। देयर इज नो हाफ वे इन दी स्टेयर्स। हम लोग को डायरेक्ट या तो यहाँ पे पैर रखना है या फिर उसके आगे यहाँ पर। ये एक इंटीग्रल मल्टीपल है एक नंबर का, यानी या तो 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, बट नेचुरल नंबर या तो एक शेयर, 0 भी शेयर हो सकती है वैसे हम लोग अगर चाहिए ना, वो भी एक बात है। बट अगर हम लोग वैसे काउंट करें तो 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, कुछ शेयर्स है, ऐसा नहीं हम लोग हाफ शेयर पे चढ़ जाते हैं।
उसी तरीके से अगर हम ह्यूमन एग्जाम्पल देखें, इसके अंदर इसका मतलब क्या है, ये वैसे तो बुक्स वगैरह में नहीं है और इतना नहीं है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट ये मैं एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूँ। ह्यूमन एग्जाम्पल मतलब आप मतलब कोई इंसान होता है तो एक इंसान होता है या फिर दो इंसान होते हैं, तीन इंसान होते हैं, ऐसा नहीं होता है 2.5 या फिर 3.5, कोई इंसान आधा तो नहीं होता है ना। तो वही एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। उससे जो आता है वो है कि टोटल एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब by an object is integral multiple of a minimum energy। एनर्जी के टर्म्स में बात हो रही है। उससे पहले मैं ले जाना चाहूँगा आपको फोटोन की बात करते हैं। फोटोन ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये वैसे एक फैक्ट है, इस फैक्ट को आपको याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हम सबको पता है। और फोटोन जो होता है उसकी एनर्जी जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, एंड इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे E of photon, one photon is directly proportional to this is not V, this is nu। इसको हम लोग साइंस के इसमें न्यू बोलेंगे, नॉट वी। वी का मतलब हम लोग सिंपल ऐसे नोटेशन लेंगे एंड न्यू का कुछ ऐसे होता है, ओके, कर्व आ जाता है। सो E इज इक्वल्स टू एच न्यू जब मैंने लिखा, वो क्या लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था उसको हटाना था, तो हमें पता है जब हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी की जगह तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है ऑन वन ऑफ दी साइड्स। सो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड हुआ दैट इज एच, और एच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि जस्ट टू रिमेंबर दिस ग्रेट साइंटिस्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट इसको नाम दिया गया, एंड इसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इस वैल्यू को याद रखना इज इम्पॉर्टेंट, बट ऐसे अगर आप रखने बैठ जाओगे तो इट इज़ डिफिकल्ट। जब आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप वो आ जाएगा कि यू विल बी एबल टू यूज इट इन क्वेश्चंस इजीली, आपको मतलब अपने आप याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। सो फॉर्मूला इज E इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। सो इससे हमें क्या मिला, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्यों, क्योंकि फोटोन जो होते हैं उसका दोनों नेचर होते हैं, वेव और पार्टिकल नेचर। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम क्वांटम मॉडल डिस्कस करेंगे, बट अब फिलहाल के लिए आप बस इसको याद रख लें कि इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसकी एनर्जी होती है। देन फ्रेंड्स अगर हम बात करें, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, हमें कन्फ्यूजन होगा। ये नोटेशन हमें याद रखना है, वी और न्यू के अंदर डिफरेंस होता है। फिर इस पे हम वापस आए तो टोटल एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ मिनिमम एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब फ्रेंड्स इसका क्या मतलब हुआ कि जो टोटल एनर्जी है, मतलब सम नंबर ऑफ फोटॉन्स की, मतलब से 6 फोटॉन्स आर देयर या 4 फोटॉन्स आर देयर, तो 4 पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे कोई भी हाफ पैकेट नहीं है, मीन्स 4 पैकेट्स हैं, 3.5 या फिर 4.5 ऐसे पैकेट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देयर ओनली 4, 3, 2 और 1 होल नंबर के फॉर्म में होता है, पॉइंट्स में, डेसिमल वगैरह में नहीं जाता है, हाफ पैकेट भी नहीं होता है, सिर्फ मतलब n नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं जिसमें n नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर है। आप होल नंबर वैसे तो जीरो नहीं होता, 1, 2, 3, 4 वो आप लेंगे। तो टोटल एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ मिनिमम एनर्जी। एक इसकी एनर्जी, एक फोटॉन की, 1 फोटॉन, एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बाय n, यहाँ पे n 4 है, n का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो सिंपली टोटल इसकी जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 4 टाइम्स एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। वेरी सिंपल, ये तो यूनिटरी मेथड से हमें पता है। मतलब एक की एनर्जी अगर x है तो 4 की एनर्जी 4x होगी, ये तो बहुत सिंपल है। वही सेम कॉन्सेप्ट एनर्जी में अप्लाई होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि E इज इक्वल्स टू NH न्यू। अब h न्यू जो हमें पता है, ये h न्यू कहाँ से है, ये आया यहाँ से, इस इक्वेशन से। E इज इक्वल्स टू h न्यू जो हम लोग की फोटॉन एनर्जी ऑफ फोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी वाली इक्वेशन थी, जिसमें हम लोग ने इक्वल टू लगाया था तो प्लैंक्स कांस्टेंट यूज किया, उसी से हमारा E इज इक्वल्स टू NH न्यू आ रहा है, यानी टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू n टाइम्स h न्यू, मतलब एक फोटॉन की एनर्जी। h न्यू इज एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, ओके। एक फोटॉन की एनर्जी को n टाइम्स कर देंगे, यानी अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे,
अगर आपके पास में n फोटॉन्स है तो उनकी टोटल एनर्जी हो जाएगी n टाइम्स एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, अगर सारे फोटॉन्स की एनर्जी सेम है। सारे फोटॉन्स की एनर्जी सेम कब होती है? जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, और फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है। हमने इसके बारे में बात की थी हमने पिछले लेक्चर में, और अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। इज इक्वल्स टू एन एच सी बाय लैम्डा, इसकी भी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि न्यू जो है उसको हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब बेसिकली होती है स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ। न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, तो हमने न्यू की जगह पे सी बाय लैम्डा पुट किया तो हमें इक्वेशन मिली इज इक्वल्स टू एन एच सी बाय लैम्डा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नीचे वाला सेकंड फॉर्मूला, जिसको हमें हमेशा याद रखना है। अब फ्रेंड्स ये तो था हमारा टॉपिक। अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ ट्रिक्स है, देयर आर टू ट्रिक्स जो हमारे सॉल्विंग में हेल्प करती हैं। क्योंकि जब एच और सी की अगर हम वैल्यू देखें, एच की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू लिखी हुई है, दिस इज सी। तो इतनी बड़ी वैल्यूज को जब हम लोग मल्टीप्लाई करने बैठेंगे इन दी क्वेश्चंस, और जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो वो टाइम को थोड़ा सा कट शॉर्ट करने के लिए देयर इज अ ट्रिक। ये मैं अकेला नहीं बता रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो टोल्ड इन दी स्कूल्स, और मतलब जो भी आपके कोचिंग वगैरह होगा उसमें बताया जाता है। सो ट्रिक ये है कि आप लोग एच सी को एज 2 × 10⁻⁻25 जूल मीटर यूज़ करेंगे। अब जूल मीटर क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है, प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट थी जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय एच, जूल सेकेंड हो गया एच की यूनिट, और सी की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो जूल मीटर हमारी यूनिट हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ की है। तो बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट ट्रिक ये है कि आप एच सी की वैल्यू 2 × 10⁻⁻25 जूल मीटर यूज़ करना है इस क्वेश्चन के अंदर जब ऐसा क्वेश्चन आता है। या फिर इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसी से आती है एक इक्वेशन, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रॉम दिस टॉपिक ये वाली इक्वेशन, जो लास्ट इक्वेशन मैंने लिखी है, ये वाली यूज होती है। सो इसी के लिए ये दो ट्रिक्स हैं। फर्स्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी। सेकेंड ट्रिक ये कि एनर्जी को आप लोग लिख लोगे एज इक्वल टू 1240 बाय लैम्डा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? टू नोट ऑन द यूनिट्स। यूनिट्स क्या होंगी? ई की यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड लैम्डा की यूनिट होगी नैनोमीटर। सो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो आपको ट्रिक्स याद रखनी है, जिसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इससे हम लोग रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो आपके वेवलेंथ है वो किस तरीके से रिलेटेड है। अगर इसके हम लोग वैसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, उसमें हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि इसके ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ आप क्या देख सकते हैं, इसके अंदर हमें मल्टीपल क्वांटिटीज़ नहीं यूज़ करनी पड़ रही। अगर हमारे पास में सिर्फ वेवलेंथ भी गिवन है तो हम लोग उस फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं, और एनर्जी गिवन है तो हम लोग उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इसीलिए ये फॉर्मूला जो है, सेकेंड ट्रिक वाला जो फॉर्मूला है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एंड दिस विल बी बिकमिंग द बेस ऑफ द बोर्स मॉडल। बोर इसको यूज़ करेंगे, हाउ ही विल बी यूजिंग इट तो मैं आपको वैसे तो बताऊंगा, बट बेसिकली बोर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन्हीं शेल्स में एग्जिस्ट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो दो शेल्स हैं उनके बीच में एग्जिस्ट करें, ये बीच वाली जो स्पेस होती है इसमें वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये यहाँ पे अगर हमारा न्यूक्लियस हो तो ये n=1 है, n=2 है, यानी फर्स्ट शेल सेकंड शेल, ये तो हमें पता है। तो फर्स्ट और सेकंड शेल के बीच में ऐसा नहीं है फोटोन कहीं पे भी घूम रहा होगा, वो बीच में कहीं नहीं घूम रहा होगा, वो या तो n=2 में होगा या फिर n=1 में होगा, किसी एक जगह पर एग्जिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। यही मतलब यही कंक्लूजन था फ्रॉम द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि यूज हुआ था बोर्स मॉडल में, कि इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट शेल में रहेगा या सेकंड शेल में या थर्ड शेल में, वो कभी भी बीच वाला कोई शेल एग्जिस्ट नहीं करता है और उसमें हो भी नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे नहीं पाया जा सकता। तो इसीलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हमें बस जो बेसिक आइडिया ये पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। अगर आपको कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, यू मे पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर इन क्वेरीज।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।